नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। हेडलाइंस के बाद आइए तमाम खबरों को बारीकी से देख लेते हैं। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। शासन अनिवार्य रिटायरमेंट की तैयारियां कर चुका है। सचिवालय प्रशासन में सभी सचिवों से ब्यौरा मांगा गया है। सचिवालय के अक्षम कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा गया है और भ्रष्टाचारी लापरवाह कर्मचारी बाहर किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर ट्रैक रिकॉर्ड प्रॉपर चेक होगा। आपने देखा होगा इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ था और उसी की तर्ज पर इसे माना भी जा रहा है। जो करप्ट हैं उनकी हिस्ट्री देखी जाएगी, उनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी और किस तरह से उन्होंने आउटपुट दिया उस लिहाज से जो है ये फैसला लिया जाएगा। और महत्वपूर्ण बिंदु जो हमें कहें कि बेस रखा गया है वो क्या है वो आपको बता देते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप, उनकी पूरी परफॉर्मेंस, सक्षम कितना है और या फिर अक्षम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लापरवाह। दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, ये फैसला या ये तैयारी सडनली नहीं हुई होगी, कहीं ना कहीं इसके पीछे होमवर्क चल रहा होगा। तो क्या बेस तैयार किया गया है कि किन्हें बाहर किया जाएगा, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो डिसाइड किए गए हैं, उनके आधार पर फैसला लिया जाएगा? बिल्कुल जीनत, जब सरकार 2017 में आई थी तभी मुख्यमंत्री ने कहा था कि जीरो टॉलरेंस पे गवर्नमेंट चलेगी और जिस तरीके से हमने बीते दिनों में देखा उसी का एक स्टेप और फॉरवर्ड है। 5 मई 2020 को मुख्य सचिव की तरफ से आदेश जारी किया गया जिसमें सभी विभागों से कहा गया कि आप इस बात का ब्यौरा दीजिए कि आपके यहाँ जो संदिग्ध कर्मचारी हैं, जिनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं, जो लापरवाह हैं, जो करप्ट हैं, जो बहुत ज्यादा बीमार हैं, ऐसे कर्मचारियों का ब्यौरा आप बनाइए। 50 साल से ज्यादा जिनकी उम्र होगी उन्हें अनिवार्य रिटायरमेंट यहां पर दिया जाएगा और उसी में स्टेप है। इसमें खास तौर पे अभी सचिवालय प्रशासन की तरफ से सचिवालय के जो कर्मचारी हैं उनका ब्यौरा मांगा गया है कि उनमें 50 साल से ऊपर के कौन कौन है, किसका ब्यौरा क्या है, कोई करप्ट तो नहीं है, उसकी गतिविधियां किस तरीके से हैं, वो काबिल है, नाकाबिल है, अपने काम को किस तरीके से कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सचिवालय जहां पर शासन के आला अधिकारी बैठते हैं, अगर वहां से एक मैसेज जाएगा तो ये मैसेज सभी विभागों के लिए होगा, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में सभी कर्मचारियों के लिए होगा। और इससे पहले अगर आप देखें तो लगभग 2 हफ्ते पहले मुख्यमंत्री ने एक बैठक ली थी जिसमें विजिलेंस को यह कहा गया था कि सभी कर्मचारियों से उनके प्रॉपर्टी रिटर्न को दाखिल करवाया जाए। तब मुख्यमंत्री ने यह बात कही थी कि जब मैंने शपथ ली थी तब भी मैंने यह बात कही थी कि जीरो टॉलरेंस रहेगा और फिर मैं उस बात को दोहरा रहा हूं कि जीरो टॉलरेंस जरूरी है। और जीनत, ये जो स्टेप है जो शासन की तरफ से अब कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं, कोई डाटा आया है अभी, क्योंकि स्टार्टिंग फेज है, उस लिहाज से कोई फिगर आई है? नहीं जीनत, अभी फिगर सामने नहीं आई है क्योंकि बहुत गोपनीय तरीके से काम होगा, क्योंकि किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए कि वो कहां पर है। फिर उसमें तमाम तरह से बातें आती, तमाम तरह से पॉलिटिकल कर्मचारियों से करने की कोशिश करेंगे इस मुद्दे को कि इसे पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जाए। लेकिन अभी संख्या सामने नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि एक अच्छा स्टेप है कि अगर आप काम नहीं करते तो आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर शुद्धिकरण की तरफ जो है बढ़ा जा रहा है। अब देखिए कौन कौन से कर्मचारी प्रभावित होते हैं। ऋषिकेश के मुनि की रेती के तपोवन क्षेत्र में 2 विदेशी महिला समेत 3 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। यहां जर्मनी की 43 साल की महिला तपोवन के स्विस कॉटेज में काफी समय से रह रही थी, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं अमेरिका की 60 वर्षीय महिला 19 जून को गोवा से दिल्ली होते हुए अपने पुरुष मित्र के साथ ऋषिकेश पहुंची थी। तीनों ने निजी तौर पर ऋषिकेश एम्स में कोविड परीक्षण कराया। तीनों का हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला जाने का प्रोग्राम था। देर रात ही तीनों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। उधम सिंह नगर से बड़ी खबर आ रही है। यहां रुद्रपुर बाजपुर में 72 घंटे का कंप्लीट लॉकडाउन लागू हो गया है। सोमवार रात 12 बजे से गुरुवार आधी रात तक लॉकडाउन रहेगा, जिससे रुद्रपुर बाजपुर में पूरी तरह से आवाजाही बंद रहेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से प्रशासन ने लॉकडाउन का फैसला लिया था। वहीं दूध, दवाइयां, सब्जियां, मेडिकल जैसी जो जरूरी इसेंशियल सर्विसेज हैं वो प्रॉपर उसकी फैसिलिटी लोगों को मिलती रहेगी। और इसी के साथ आपको उत्तराखंड का कोरोना अपडेट भी बता देते हैं। तो सोमवार को राज्य में कोरोना के 71 नए मामले सामने आए थे और कुल केसेस जो है वो 3608 हो चुके हैं। एक्टिव केसेस 671 हैं, जबकि 49 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये प्रदेश में जो कोरोना का आंकड़ा है वो हम आपको बता रहे हैं।
उधर टिहरी में एक बस ड्राइवर के कोरोना संक्रमित निकलने से हड़कंप मच गया है। पटियाला से बस से बारात लेकर ड्राइवर पहुंचा था। दूल्हा दुल्हन समेत 41 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। सभी लोगों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। बारात पटियाला से टिहरी के अंजनी सैण पहुंची थी। तो देखिए, एक जो बहुत बेसिक सा सवाल है, बारात गई, 41 लोग इस वाहन में सवार हैं, 50 लोगों की इजाजत है और जहां पर गई वहां पर कितने लोग थे, तो यहां पर भी नॉर्म्स टूटते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी बार ड्राइवर पॉजिटिव निकला है और फिर किस तरह से गैदरिंग हुई, ड्राइवर की कितनी इन्वॉल्वमेंट थी, ये अपने आप में फिगर बहुत बड़ा हो जाता है। और अगली खबर हल्द्वानी से है। यहां कोरोना मरीज की मौत हो गई है। 37 साल की महिला की सुशीला तिवारी अस्पताल में मौत हुई है। 10 जुलाई को महिला को कोरोना के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि महिला किडनी हार्ट संबंधी बीमारियों से भी परेशान थी। उधर रुड़की में कोरोना के बाद पूरी कोतवाली को ही सील कर दिया गया है। पुलिस की गंगनहर कोतवाली को सील किया गया और इसे कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। यहां पर महिला दरोगा कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद 6 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया और उनके सैंपल भी जांच के लिए भेज दिए गए। फिलहाल कोतवाली के सारे काम अब रामनगर पुलिस चौकी से किए जाएंगे। गंगनहर पर तैनात एक कर्मी के कोरोना से संक्रमित होने के मद्देनज़र एहतियातन सभी कर्मियों का कोरोना सैंपल टेस्ट कराया जा रहा है। साथ ही जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी प्रॉपर ट्रैकिंग करके उन सभी को क्वारंटाइन कर। चमोली के नंदप्रयाग में कुछ लोग कोरोना के नियम तोड़ते नजर आए और बिना मास्क पहने घूम रहे थे। इस पर नंदप्रयाग नगर पंचायत ने रावण और यमराज बनकर लोगों को कोरोना के खतरे से डराया, तो साथ ही मास्क भी बांटे। लोगों से सावधानी से रहने और बिना मास्क घर से नहीं निकलने की उन्होंने अपील की है। इसलिए मास्क पहनिए। आप जानते हैं कि कोरोना किस तरह फैल चुका है। मौत से कहां तक भाग पाओगे तुम? इधर आइए, मास्क पहनिए, सुरक्षित रहिए। प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में भले ही हो लेकिन खत्म नहीं हुआ। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि रिकवरी रेट मामले में टॉप राज्य में शामिल होने पर खुश होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि कोरोना को लेकर कब क्या हालात बन जाए कहा नहीं जा सकता, इसलिए जरूरी है कि हर कोई कोरोना से बचने के लिए सावधानी और सतर्कता बरते। हम शुरू से एक बात कह रहे हैं कि हमको बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है कि हम टॉप 2 में हैं, टॉप 3 में हैं। कब क्या हालात बन जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है और इसलिए हमको लगातार सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू सोमवार को हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने दक्षिण काली मंदिर में महामंडलेश्वर कैलाश चंद ब्रह्मचारी की विशेष पूजा अर्चना में हिस्सा लिया और भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी किया। श्याम जाजू रविवार को दिल्ली से देहरादून पहुंचे थे और उन्हें क्वारंटीन किया गया था, लेकिन क्वारंटीन नियमों को तोड़ते हुए वो हरिद्वार पहुंच गए, पूजा अर्चना की। दिल्ली से लौटने और होम क्वारंटीन के सवाल पर उन्होंने कहा है कि होम क्वारंटीन की व्यवस्था होने की वजह से उन्होंने सभी पब्लिक कार्यक्रम रद्द कर दिए थे और व्यक्तिगत कार्यक्रम के लिए ही वो हरिद्वार आए हैं। वैसे क्वारंटीन होने पर घर से बाहर निकलना ही मना होता है, लेकिन श्याम जाजू नियमों को तोड़ते हुए हरिद्वार पहुंच जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। क्वारंटाइन की व्यवस्था होने के कारण पब्लिक कार्यक्रम सब हमने कैंसिल किए और आज एक भगवान का जो व्यक्तिगत कार्यक्रम था इसमें मैं। व्यक्तिगत कार्यक्रम घरों में करा जा सकता है, स्पेशली मंदिर में जाके नहीं। खैर, कांग्रेस ने श्याम जाजू के इस दौरे पर कड़ी आपत्ति जताई। कहा, कांग्रेस के नेता से लेकर कार्यकर्ताओं तक पर केस हुए, लेकिन बीजेपी वाले कुछ नहीं करते नजर आए और सरकार दोहरा मापदंड अपना रही है। पार्टी के इस प्रदेश के प्रभारी हैं, वो क्वारंटीन है लेकिन वो पूजा कर रहे हैं, किसी मंदिर में जाकर के वो भ्रमण कर रहे हैं। तो भैया ऐसे कैसे चलेगा कि सत्ताधारियों के लिए अलग नियम और विपक्ष के लोगों के लिए अलग नियम। मैं समझता हूं कि राज्य की सरकार को समझना चाहिए कि कोरोना सत्ता और विपक्ष नहीं समझता। जब उसको पकड़ना होता है तो ब्राजील के राष्ट्रपति को भी पकड़ लेता है और जब उसको पकड़ना होता है तो भारत के सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके परिवार को भी पकड़ लेता है। इसलिए कोरोना से मजाक नहीं करनी चाहिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने श्याम जाजू के इस पूरे प्रकरण पर सवाल उठाए।
उन्होंने कहा कैसे देहरादून आए इसकी जानकारी होने से ही इनकार कर देते हैं वो। जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेसियों पर तो क्वारंटीन नियम तोड़ने पर कार्रवाई होती है, तो क्या अब आप जाजू पर भी कार्रवाई करेंगे, तो भगत ने इसे मुख्यमंत्री का फैसला बता के टाल दिया। आज श्याम जाजू जी हरिद्वार पहुंच गए, उनका कोविड टेस्ट हो गया है और वो हरिद्वार एक पूजा की दृष्टि से गए हैं और कोविड टेस्ट हो गया, नेगेटिव है। अच्छा, रिपोर्ट आ चुके हैं? रिपोर्ट आ चुके हैं। लेकिन आपको लगता नहीं था कि जो 7 दिन का एक प्रोटोकॉल है कि जो भी हेली सेवा से आएगा, खासकर जॉली ग्रांट के जो नियम है प्रशासन के, उनको 7 दिन का क्वारंटीन रहना होगा, तो इस मामले में उल्लंघन हुआ है कहीं ना कहीं? अब पता नहीं मुझे वो किस सेवा से आए हैं, मुझे ये जानकारी नहीं है। अगर आपको जानकारी है तो आप बता सकते हैं। लेकिन रेड जोन से तो आए हैं, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? भाजपा कुछ बात विचार विमर्श करेगी? ये माननीय मुख्यमंत्री जी बता पाएंगे, क्योंकि उनकी उनसे मुलाकात हुई है, मेरी तो मुलाकात भी नहीं हुई, मेरी बातचीत भी नहीं हुई। प्रदेश अध्यक्ष का साफ तौर पर कहना है कि वो नहीं जानते कि श्याम जाजू जी यहाँ पहुँचे भी हैं, उनकी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर श्याम जाजू दिल्ली के रेड जोन एरिया से आए हैं, रेड जोन क्षेत्र से आए हैं, तो उनको क्वारंटीन रहना आवश्यक था, और यदि क्वारंटीन नहीं रहे, वो सीधे हरिद्वार पहुँच गए, तो ये सीधी सी बात है कि कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका उल्लंघन हुआ है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। तो उल्लंघन हुआ, अब कार्रवाई होगी या नहीं, ये एक प्रश्न है। उत्तरकाशी के धरासू में डोडा पाउडर के साथ पकड़े गए 2 आरोपियों में से एक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। अब मशीन पर ये रिपोर्ट, ट्रूनेट मशीन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उस पर ये पॉजिटिव आई है, जिसके बाद आरोपियों को उत्तरकाशी पीजी कॉलेज में एक कमरे में रखा गया और वहाँ सुरक्षा जो है बढ़ाई गई है, पुलिस तैनात की गई है। इनके संपर्क में आने वाले पुलिसकर्मियों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया है। धरासू थाने में आपका 102 केजी लगभग डोडा के साथ, उसमें जब ट्रू नॉट टेस्ट कराया तो उनमें से एक एक्यूज जो है वो पॉजिटिव पाया गया है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे जो 14 पुलिस कर्मचारी हैं जो उनके संपर्क में आए थे, उनको होम क्वारंटाइन किया गया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हल्द्वानी में यहां आदमखोर गुलदार को गोली मार दी गई है। शिकारी विपिन चंद्रा ने गुलदार को गोली मारी है। गुलदार के सिर और गर्दन के बीच में गोली लगी। घायल गुलदार जंगल की ओर भाग गया था और तलाश की जा रही थी। 2 महिलाओं को अपना शिकार बना चुका था। इसके बाद इसे आदमखोर घोषित किया गया था और फिर एक पूरा ऑपरेशन चलाया गया। शैलेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, हमने कल भी बात की थी और न्यूज़ 18 इस जंगल में भी पहुंचा था। हरियाली की वजह से दिक्कतें भी बहुत ज्यादा हो रही थी। इस पूरे ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया? देखिए, ये रानीबाग फैक्ट्री की बात है और कल देर शाम की बात है। इस सड़क किनारे ही गश्त कर रही थी वन विभाग की एक टुकड़ी और इसी दौरान गुलदार सड़क क्रॉस करते हुए दिखाई दिया। तभी शिकारी को वहां पर बुलाया गया और 10 मिनट बाद जब शिकारी वहां पहुंचे, ये बड़ी मजेदार बात है और हैरान करने वाली बात है कि गुलदार वहीं दुबका हुआ था जंगल के भीतर। थोड़ा सा झाड़ियां हटाई गई तो गुलदार एकदम से अटैक करने के लिए आगे बढ़ा, जिसके बाद शिकारी ने उस पर तुरंत फायर किया और कंधे और गले के बीच से उसकी गोली लगी है। और क्योंकि ब्लड बहुत ज्यादा निकला है, ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हुआ है और उसी के जो ब्लड लॉस की जो निशान है, उसी को देखते हुए वन विभाग की टीम इस समय सुबह से गश्त में लगी हुई है कि आखिर गुलदार कहाँ गया है। क्योंकि कोई भी जानवर अगर घायल अवस्था में होता है तो काफी दूर तक उसकी रेंज होती है और वो चलता रहता है जब तक कि उसकी मौत न हो जाए या फिर कोई उसको अगला शिकार न मिल जाए। क्योंकि इस दौरान घायल जो गुलदार होता है, इस तरीके के जो नरभक्षी जानवर हो जाते हैं, वो अगले शिकार की तलाश में लग जाते हैं अगर वो हल्के तरीके से घायल है। और अगर वो गंभीर रूप से घायल है तो निश्चित तौर पर वो किसी ऐसी जगह पर होगा जहां पर पानी हो, नमी हो और जहां पर उसको आसानी से सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो। तो इसलिए वन विभाग की पूरी टीम लगी हुई है। कम से कम 50 लोग इस समय जो रानीबाग से जुड़ा हुआ जंगल है, भुजिया घाट, रानीबाग और हल्द्वानी की सीमा से लगा हुआ जंगल, वहां पर गश्त कर रही है और खोज रही है कि आखिर ये गुलदार कहाँ है, क्या ये जिंदा है या मृत है। और साथ ही ट्रैंकुलाइज गन भी अपने साथ लेकर के चल रही है। अगर ये घायल अवस्था में मिला तो अब इसको ट्रैंकुलाइज किया जाएगा ताकि इसको जिंदा पकड़ा जा सके और अगर ये किसी तरह का अटैक करता है तो फिर इसको मारने का ऑप्शन भी रखा गया है। तो शिकारी के साथ ये पूरी टीम गश्त कर रही है और वन विभाग के जो और ऑफिसर्स हैं जिनके पास गन्स होती हैं, वो भी साथ में चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। उधर पिथौरागढ़ में चीन सीमा के करीब 2 रोज पहले बादल फटने की घटना हुई थी। बादल फटने से इस इलाके में भारी तबाही मची हुई है। गुंजी और कूटी के बीच BRO की 3 किलोमीटर सड़क प्रकृति के तांडव में पूरी तरह से जमींदोज हो गई।
इतना ही नहीं, कुटियांगती नदी के दोनों छोरों पर भी पहाड़ियां टूटी पड़ी हुई हैं। कई जगहों पर कुटियांगती नदी का प्रवाह भी रुक गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में प्रकृति का ऐसा तांडव पहले कभी भी देखने को नहीं मिला। बादल फटने से करीब 3 किलोमीटर का इलाका जमींदोज हो चुका है। अच्छी बात यह रही है कि बादल फटने की घटना इंसानी आबादी से दूर हुई, नहीं तो जानी नुकसान बहुत ज्यादा होता। नीचे का सीना नजारा जिसमें पूरा जड़ के। चमोली के डीएम और एसपी ने सीमांत नीति घाटी का दौरा किया है। यहां नीति बांपा और गमशाली में लोगों की समस्याएं सुनी गई। इस दौरान ग्रामीणों ने संचार, सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं की समस्याएं रखी। नीति घाटी चीन बॉर्डर के बेहद करीब है और यहां प्रशासन सीधे ग्रामीणों के बीच पहुंचा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आइए देख लेते हैं कुछ और अहम खबरों को। उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट जुलाई के आखिरी हफ्ते में आ सकता है। शिक्षा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने कहा है कि 25 से 30 जुलाई के बीच बोर्ड के रिजल्ट आ सकते हैं। हमारे अभी डायरेक्टर एजुकेशन से बात हुई थी। बोर्ड एग्जामिनेशंस के करेक्शंस पूर्ण हो चुके हैं और अभी कंपाइलेशन किया जा रहा है और संभवतः 25 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में हम लोग रिजल्ट अनाउंस करने की पोजीशन में होंगे। और अब बात सीबीएसई टॉपर्स की कर लेते हैं। देहरादून रीजन के उत्तराखंड के 10 टॉपर स्टूडेंट्स की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें से टॉप 3 पर देहरादून के छात्र हैं। देहरादून की देव ज्योति चक्रवर्ती और ऋषिकेश के सागर ने सबसे ज्यादा 498 नंबर हासिल किए हैं और पूरे प्रदेश में टॉप किया। इसके बाद देहरादून के आर्यमन मिहिर ने की बात करें 497 मार्क्स स्कोर किए और वो लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। हालांकि सीबीएसई की तरफ से शुरुआत में कोई टॉपर की लिस्ट इस बार जारी नहीं की गई थी, लेकिन बाद में रीजनल सेंटर की तरफ से ये लिस्ट जारी की गई। और सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में ऋषिकेश के सागर गर्ग संयुक्त रूप से पूरे राज्य में टॉपर रहे और सागर ने पूरे प्रदेश में ऋषिकेश का नाम रोशन कर दिया। न्यूज़ 18 की टीम सागर के घर पहुंचती है और परिवार से और उनसे बातचीत करती है। प्रेरणा मेरे टीचर से मिली, मेरे प्रिंसिपल शिव सैगल और मेरी मैम क्लास टीचर ईला गरोला, उनका बहुत सपोर्ट रहा ईला मैम का। और मेरे पेरेंट्स ने बिल्कुल सपोर्ट किया, मतलब उन्होंने सपोर्ट किया लेकिन दबाव कभी नहीं डाला पढ़ाई का। अच्छा, फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो आप? फ्यूचर में सर मैंने प्रोफेशनल कोर्स के लिए फॉर्म्स भरे हैं सब, लेकिन मेरा वैसे यूपीएससी का टारगेट रहेगा, लेकिन एक प्रोफेशनल कोर्स भी मैंने बीबीए का भरा है IIM। तो बहुत बड़े गर्व की बात है हम सबके लिए, और मैं तो ऋषिकेश की बात भी कर रहा हूँ और अपने उत्तराखंड की भी बात कर रहा हूँ। और जिस प्रकार से सागरगढ़ ने 99.6% मार्क्स लेके उत्तराखंड को टॉप किया और ऑल इंडिया रैंक भी आपने तीसरे है, तो ये मेरे लिए और मेरे क्षेत्र के लिए और पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं बहुत बाबा केदारनाथ के धाम में अब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी है। कोविड-19 से अनलॉक होने के बाद राज्यवासियों को चारों धामों के दर्शनों के लिए मिली अनुमति से अब श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। बाबा केदार के दरबार में अब तक 1476 श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं। बीते रविवार को 146 श्रद्धालु ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए, जिनमें 134 पुरुष, 12 महिलाओं की बात करें वो शामिल रहीं। पिछले साल के मुकाबले केदारनाथ यात्रा पर आने वाले यात्रियों की यहाँ संख्या बहुत कम है, लेकिन कोरोना काल में ये संख्या भी ठीक ठाक मानी जा रही है। इससे बढ़िया दर्शन नहीं हो सकते थे जितने आज शांति से दर्शन हुए हैं। बाकी आपको पहले जैसी सुविधाएं तो खैर नहीं है, पर फिर भी सरकार के द्वारा दी गई जो रोड वगैरह है उनकी हालत। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें बहुत तसल्ली से दर्शन हो गए, जो कि हमारे लिए बहुत ही भाग्य की बात हमारे लिए बात है। हम लोग अभी वापसी जाएंगे, लेकिन कल रात को हम यहीं रुके थे। चीन बॉर्डर इन दिनों चर्चाओं पर है और चीन की तलहटी में बसे नाबी गांव के ग्रामीणों ने तकरीबन पूरे गांव को ही होम स्टे में तब्दील कर दिया है। ये बात अलग है कि इस साल कोरोना की वजह से होम स्टे का मजा लेने सैलानी नहीं पहुंच पा रहे हैं। 12,000 फीट की ऊंचाई पर बसे नाबी गांव तक पहुंचना भले ही कठिन हो, लेकिन यहां पहुंचकर लगता है कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो यही है। हिमालय की चोटियों के बीच बसाई गांव आज कईयों को रास्ता भी दिखा रहा है। असल में इस गांव के ग्रामीणों ने 2017 में होम स्टे के जरिए रोजगार शुरू किया और देखते ही देखते सिर्फ 4 साल में यहाँ के 35 से ज्यादा परिवार इससे जुड़ गए। पारंपरिक शैली में बने इन घरों में रहना सैलानियों के लिए एक अद्भुत अनुभव है। 2017 में हमें रोजगार के रूप में एक होम स्टे का मतलब हमें कार्य मिला था
उस कार्य को हमने करते हुए अब आज 2020 चला हमारा चौथा साल है और इसी चौथे साल में हमने अभी तक 35-36 परिवारों का रजिस्ट्रेशन करा दिया है होम स्टे में। अब 35-36 परिवारों के हो चुके हैं। हिमालय की गोद में इन होम स्टे में सैलानियों का तांता लगा ही रहता है। साथ ही यहाँ के हर शख्स को रोजगार भी मिल रहा है। प्रकृति की गोद में बसे नाभी में होम स्टे इस कदर फल फूल सकता है, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। ये बात अलग है कि इस साल नाभी का पर्यटन कारोबार भी कोरोना की भेंट चढ़ा हुआ है। कोरोना के कारण अभी तक एक भी हमारे मेहमान आए नहीं, इसके कारण अभी बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। कुछ तो हमारे गांव के कुछ लोग अभी अन्य कामों में, अभी कोई खेती बाड़ी में, कुछ और कामों के उसमें लगे हुए हैं। चीन सीमा से लगे इन इलाकों में सुविधाओं के अभाव में भारी संख्या में पलायन हुआ, जिसकी वजह से सुरक्षा की पहली लाइन बॉर्डर इलाकों में कम ही दिखाई देती है। लेकिन नाभी गांव लोगों को एक नया रास्ता दिखा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ के नाभी गांव से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।